स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के डेली प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल व्हेन थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज फाउंड टू बी हाफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, द थीटा इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन को पढ़ के हमें जो कंडीशन है उसको लिखना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैक्सिमम हाइट एक बॉडी ने अटेन की एक एंगल थीटा पे, वो किसके इक्वल है? वो हाफ है हॉरिजॉन्टल रेंज के। तो इस जो चीज़ लिखी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें कि जो मैक्सिमम हाइट एच है वो हाफ है हॉरिजॉन्टल रेंज के, नॉट मैक्सिमम रेंज मैंने ये लिख दिया। अब मुझे फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। क्या करें? फार्मूलाज को सब्स्टिट्यूट करें। हाइट का फार्मूला वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, और रेंज का फार्मूला वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। वी आई स्क्वेयर जी और ये 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या साइन 2 थीटा साइन स्क्वेयर थीटा से कैंसिल हो सकता है? नो, क्योंकि ये है डबल एंगल, ये 2 है थीटा और ये थीटा, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो क्या मुझे करना पड़ेगा? मुझे राइट साइड पे साइन 2 थीटा को लिखना पड़ेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो उसकी वैल्यू है। अब ये साइन थीटा स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, कॉस को साइन से डिवाइड कर दें तो ये आएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। साइन ओवर कॉस क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा किसके इक्वल आया? टेन इनवर्स ऑफ 2। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? अल्फा। सेम ऐसा क्वेश्चन जब ये आता है कि हाइट रेंज के इक्वल कब होती है, तब आपका जो आंसर आता है वो टेन इनवर्स 4 आता है, और जिसको आप याद रखते हो 76 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हाफ के इक्वल है, तो हाफ के लिए टेन इनवर्स 2 आएगा। ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो थोड़ा डिफरेंट होगा। A projectile fired with initial velocity u at some angle theta has a range r. If the initial velocity be doubled at the same angle of projection, then the range will be। अब क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल थीटा के ऊपर लॉन्च किया और उसकी रेंज आ रहा है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें, सेम एंगल चेंज नहीं कर रहे, तो रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज होती है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब उसने लिखा हुआ है कि सेम एंगल, इसका मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो रेंज का वेलोसिटी के स्क्वेयर के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर आपकी वेलोसिटी डबल हो रही है, अगर आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो डबल हो रही है, तो जब यहाँ डबल पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो 4 टाइम्स हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। A stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following। देखो, हमारे पास एक ट्रेन है जो मूव कर रही है एक ट्रैक पे, और हमें ये कहा गया कि उस ट्रेन की विंडो से हमने क्या किया? एक स्टोन को ड्रॉप किया। तो वो स्टोन किस पाथ को फॉलो करेगा? देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं कि जब हम किसी व्हीकल में मूव कर रहे हों तो हम विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल रेस्ट पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर व्हीकल वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो हम भी उसमें वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, जिस वजह से रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। तो अगर ये ट्रेन मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी v से, और हम इसके एक विंडो से किसी स्टोन को ड्रॉप करेंगे, तो याद रखिएगा उस स्टोन के अंदर भी वही वेलोसिटी इनिशियली प्रेजेंट होगी जो ट्रेन की है। इसका मतलब जब ट्रेन से स्टोन को ड्रॉप किया तो स्टोन डायरेक्ट ग्राउंड पे नहीं जाएगा, बल्कि उसमें इनिशियल वेलोसिटी प्रेजेंट होगी, दिस वन। तो होगा क्या? ये इनिशियल वेलोसिटी की वजह से वो बॉडी एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा, और उसका जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा? वो पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगी? पैराबोलिक पाथ। ये उसी तरह से है जैसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं कि एक हाइट एच से अगर एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए इनिशियल वेलोसिटी v से जो हॉरिजॉन्टल है, तो बॉडी का पाथ जो बनता है वो पैराबोलिक बनता है, दिस वन। तो करेक्ट ऑप्शन इस वजह से क्या होगा? पैराबोलिक पाथ, एंड दैट इज चार्ली। A velocity of projection of an oblique projectile is 3i plus 2j.
द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज। अब क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है 3i + 2j। अब वेक्टर फॉर्म के अंदर जब किसी चीज़ को लिखा जाता है तो आपको पता है कि ये 3i + 2j का मतलब क्या है। इस 3i + 2j का मतलब है कि जो वेक्टर है उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। i का मतलब x, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है 3, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या है 2। ये 3i + 2j का मतलब है कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर, तो x कंपोनेंट आपका 3, इसका मतलब vi x आपका 3 है, और जो vi y है वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। अब क्या करना है, क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आपका हाईएस्ट पॉइंट आएगा दिस वन, तो यहाँ पर आपकी स्पीड क्या होगी। तो आप जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर स्पीड होती है वो वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है, और यहाँ वेलोसिटी के x कंपोनेंट की वैल्यू क्या है 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड with kinetic energy E at an angle of 45 degrees to the horizontal. At the highest point during its flight, its kinetic energy will be। हमने काइनेटिक एनर्जी E के साथ एक बॉडी को लॉन्च किया 45 डिग्री के एंगल पे, और एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है। ये ज़रूरी है कि अगर आपको एंगल गिवन है तो आपने देखना है कि वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हो, क्योंकि अगर वो एंगल वर्टिकल के साथ होगा तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब करना क्या है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। हम लोगों ने कल शॉर्टकट पढ़े थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है। हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, और वो vi cos थीटा के इक्वल है। y कंपोनेंट यहाँ 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला के अंदर जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक फाइंड करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा आता है। तो शॉर्टकट है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। तो एंगल पुट करो, एंगल है 45, और स्क्वायर का मतलब है होल स्क्वायर, तो ये cos 45 होल स्क्वायर आएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसका स्क्वायर ले लें। जब स्क्वायर लेंगे तो ये e/2 आएगा, तो हाफ हो जाएगी एनर्जी। अब बाकी हाफ कहाँ गई, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ आपकी काइनेटिक है तो बाकी हाफ कहाँ गई, बाकी हाफ पोटेंशियल है। An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 216 km/h। एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, स्पीड उसकी गिवन है कितनी हाइट पे, 1960 मीटर की हाइट पे। तो एक एरोप्लेन 216 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है 1960 मीटर की हाइट पे। कहते हैं व्हेन इट इज वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए, कि जब हमारे पास वो एरोप्लेन पॉइंट ए के ऊपर है वर्टिकली, तो वो क्या करता है, एक बॉम्ब को ड्रॉप करता है। अ बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट, द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट बी। और ऑब्वियसली अगर वो एरोप्लेन मोशन के अंदर है तो जो उसने ड्रॉप किया उसके अंदर भी इनर्शिया की वजह से वही स्पीड होगी, तो वो अडॉप्ट करेगा एक पैराबोलिक पाथ और जाके वो टारगेट बी को हिट करेगा। अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। आपने ये डिस्टेंस ए बी यानी आपने रेंज को कैलकुलेट करना। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, इसका मतलब जो हमारे फार्मूलाज हैं वो यूज़ हो सकते हैं। अब रेंज का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम का फार्मूला क्या था, √2h/g। अब वेलोसिटी की वैल्यू 216, इसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए, और 3600 से डिवाइड करेंगे। हाइट की वैल्यू क्या है 1960, और जी आपके पास 9.8। अब आपके पास कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसको देखें कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये ज़ीरो आपके पास कैंसिल हो गया। अब जो 36 है और 216 ये सॉल्व हो सकते हैं 6 से। 6 × 6 36, 6 × 3 18, रिमाइंडर क्या आएगा 36, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो उसके बाद 6 × 6 आपका 36 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 36 × 6 ये 216 होता है। तो ये तो नहीं है कि हमें 36 का टेबल याद हो, हमें बेसिकली इसको स्मॉल पार्ट्स में सॉल्व करना है ताकि हमारा आंसर ठीक आए। तो ये 6 है,
ये 10 है, तो ये आपके पास सॉल्व होकर क्या आ गया, ये 60 आ गया। चाहो तो पहले से सॉल्व कर लो सेपरेटली, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये 60 है। अब अंडर रूट के नीचे सॉल्व करते हैं। ये 9.8 और 1960 एक दूसरे का मल्टीपल है, क्योंकि जब आप 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास 19.6 आएगा। तो अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 196 आएगा। तो अगर 200 से करूंगा तो मेरे पास 1960 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9.8 और 1960 ये भी हमारे पास सॉल्व हो सकते हैं। तो 9.8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 200 से, तो ये आपके पास 1960 आ जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया 200। अब आगे आपका सोल्यूशन आसान है। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास 400। 400 का अंडर रूट क्या होता है, 20। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1200 मीटर आपका आंसर होगा, और किलोमीटर में ये 1.2 किलोमीटर आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। A missile is fired for maximum range with initial velocity 20 मीटर पर सेकेंड. The range of the missile is, एक मिसाइल को हमने 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। किसके लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए। तो बताओ रेंज की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, मैक्सिमम रेंज का। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला था vi²/g। तो यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे, 20 का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 400 डिवाइड बाय 10, 40 मीटर आपका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। तो फार्मूलाज हैं सारे, कॉन्सेप्ट भी जो होते हैं वो फार्मूलाज के साथ लिंक्ड होते हैं। आपके कई फार्मूलाज आपको एग्जैक्ट आंसर तक ले जाते हैं, इवन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर भी। फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लाइट टाइम इज। अब क्वेश्चन को पढ़ना है कि मैक्सिमम हाइट और स्क्वायर ऑफ टाइम की रेशियो क्या होती है। मतलब आपने h और t स्क्वायर की रेशियो फाइंड करनी है। अब आपको अगर टॉपिक याद है तो आपको हाइट और टाइम स्क्वायर का कंपैरिजन पता है कि हाइट और टाइम स्क्वायर को कैसे कंपेयर करते हैं। मैंने कल बताया था, ये फार्मूला होता है t² g डिवाइड बाय 8। अगर भूल जाए तो क्या करना है, फिर सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर दे। मैं दूसरा मेथड ही बताऊंगा। तो यहाँ से आपको हाइट और टी स्क्वायर की जो रेशियो मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो g/8 मिलेगी। g हम 10 यूज़ करते हैं, तो 10/8, तो 2 × 5, 2 × 4, 5/4 आपका आंसर है अल्फा। अब दूसरा मेथड क्या है। अब दूसरा मेथड ये है कि आपको अगर नहीं याद फार्मूला तो आप उनकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करें। अब मैं उसको सॉल्व करता हूँ। हाइट का फार्मूला होता है vi² sin² θ/2g, और टाइम का फार्मूला होता है 2vi sin θ डिवाइड बाय g। लेकिन नीचे स्क्वायर है, उसको लेना नहीं भूलना। तो ऊपर आपके पास वही रह गया vi² sin² θ/2g। ज़रा नीचे स्क्वायर लें तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, vi² sin² θ/g²। अब क्या कुछ है जो कैंसिल हो रहा है, vi² कैंसिल हो रहा है, sin² θ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें कैंसिल हो गई। अब इसका ये g स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर है वो क्या है, ऊपर बचा 1/2 और नीचे बचा 4/g। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 × g/4। तो ये आपके पास दोबारा से क्या आ गया, 10/8। तो आंसर क्या होगा, 5/4। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो करो, आपका आंसर 5/4 ही आएगा। An aeroplane flying horizontally with a speed of 360 km/h releases a bomb at a height of 490 meter. When will the bomb strike the ground? अब क्वेश्चन को पढ़ के आइडिया लगाना है कि क्या ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो एक एरोप्लेन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, कितनी स्पीड से, 360 km/h की स्पीड से। बॉम्ब को रिलीज करता है कितनी हाइट से, 490 मीटर की हाइट से। तो कहता है व्हेन विल द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड, कब वो गिरेगा जमीन के ऊपर। मतलब टाइम पूछा है, वेलोसिटी पूछ सकता है। अब टाइम फाइंड करना है, और आपको पता है कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, √2h/g। अब बच्चे कई परेशान होते हैं, वेलोसिटी क्यों गिवन है। फिर वेलोसिटी बच्चे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। लाजमी तो नहीं है कि हर फार्मूला के अंदर जो चीज़ गिवन हो उसको ज़बरदस्ती सब्स्टिट्यूट करें। तो हाइट की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 490, और g की वैल्यू आपके पास क्या है, 10। ये 0 कैंसिल होगा, 49 × 2 98। अब थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन तो चलती है ना।
98 के सबसे करीब क्या है 100, और 100 का अंडर रूट क्या होता है वो 10, तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आएगा 10 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 under root 3 times the maximum height achieved by it. The angle of projection is horizontal range की वैल्यू 4 under root 3 times maximum height के इक्वल है, मतलब जो रेंज है वो 4 under root 3 टाइम हाइट के इक्वल है। फाइंड करना है एंगल की वैल्यू क्या है। अब कल मैंने आपको बताया था कि रेंज और हाइट का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। अगेन अगर आपको नहीं याद वो रिलेशन, आप इनके फार्मूलाज कोट कर दें, एक तरफ रेंज का फार्मूला एक तरफ हाइट का फार्मूला, सॉल्व करें तब भी आंसर वही आएगा। तो वो भी मेथड आपके पास है। मैं डायरेक्ट जो रिलेशन है उसको यूज़ करता हूँ। हम जानते हैं रिलेशन क्या है, वो था r tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स h। अब ये जो r tan थीटा 4 टाइम्स h की इक्वल है, इसको क्या करोगे आप, इसको यूज़ करोगे, इस r की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा 4 अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स h इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स h। h से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, क्या बचा अंडर रूट ऑफ 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये अंडर रूट 3 राइट पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो टेन थीटा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टेन इनवर्स, टेन किस एंगल पे वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 3 देता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री आपका आंसर है अल्फा। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 seconds. रेंज इज 500 मीटर. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी। अब क्वेश्चन को पढ़ें, अब क्वेश्चन को पढ़ के फिर देखें कि क्या हमसे पूछा गया, क्या गिवन है। अब क्वेश्चन में कहता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड गिवन है, रेंज 500 मीटर गिवन है, पूछी क्या है मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। टाइम गिवन है, हाइट पूछी हुई है, रेंज गिवन है, हाइट पूछी हुई है, तो हमें एक शॉर्टकट पता है, हम उस शॉर्टकट को यूज करेंगे और वो शॉर्टकट है हाइट इज इक्वल टू टी स्केयर जी डिवाइड बाय 8। रेंज की कोई जरूरत नहीं है। r/4 फार्मूला तब यूज होता है जब मैक्सिमम रेंज हो, या मैक्सिमम रेंज नहीं है तो टी स्केयर जी बाय 8 यूज होगा। तो टी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाइड बाय जी 10 डिवाइड बाय 8। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगेन यहाँ पर रेंज सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, उसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। तो 1000 डिवाइड बाय 8, 1000 डिवाइड बाय 4 250 होता है, तो 1000 डिवाइड बाय 8 कितना होगा 125 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। The range of particle when launched at angle of 15 degree with the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of projectile when launched at angle of 15 degree to the horizontal? अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों को लेक्चर जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। अब आप लोग को उसको उससे लिंक करना है बस। कहता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट 15 डिग्री इज 1.5 किलोमीटर। जब 15 डिग्री पे लॉन्च किया तो हमारे पास जो रेंज की वैल्यू आई वो 1.5 किलोमीटर आई। अब पूछा ये गया है कि जब उसको 45 पे लॉन्च करेंगे तो तब उसकी रेंज क्या होगी। अब आपको हिंट क्या मिला, आप जानते हो कि 15 डिग्री पे जो रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होती है। 15 डिग्री पे जो रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होती है। तो बजाय ये बात डायरेक्ट करने के उसने आपको क्वेश्चन एक बनाकर दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम का हाफ है, तो इस कंडीशन को यूज़ करें, यानी जो R1 है वो हाफ होगा R2 पे। और रीज़न क्या है 15 डिग्री, 15 डिग्री के ऊपर ये कंडीशन आपके पास अप्लाई होती है। तो अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको R2 चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स R1, R1 की वैल्यू 1.5, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। At the top of trajectory of a projectile, the direction of its velocity and acceleration are। प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का एंगल क्या होता है।
टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी होती है अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है अलोंग एक्स एक्सिस, और जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है और वो डाउनवर्ड होती है। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या इसके अलावा परपेंडिकुलर होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन? क्या इसके अलावा 90 डिग्री पे होते हैं? नो। इसके अलावा अगर हम देखें बिफोर मैक्सिमम हाइट, तो बिफोर मैक्सिमम हाइट आपका एंगल ऑप्टियूज होता है, आपका एंगल ऑप्टियूज होता है क्योंकि वो ग्रेटर देन 90 है, दिस वन। और आफ्टर मैक्सिमम हाइट अगर आप एंगल देखो तो वो एक्यूट होता है, लेस देन 90 है। ये आपके पास वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है, ये आपके पास एक्सेलेरेशन, और ये इन दोनों के दरमियान आपका एंगल है। तो सिर्फ मैक्सिमम हाइट के ऊपर 90 होगा। इसका मतलब एंगल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के दरमियान पहले डिक्रीज कर रहा है और ओवरऑल आगे भी डिक्रीज कर रहा होगा। A man can throw a stone 100 meter away. A man can throw a stone 100 meter away. The maximum height to which he can throw vertically is. क्वेश्चन पढ़ना है, कहता है कि a man can throw a stone 100 meter away, कि वो 100 मीटर अवे इस स्टोन को फेंक सकता है। ये उसकी रेंज आ गई, जो उसकी क्या आ गई, रेंज। बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होगी इफ ही कैन थ्रो वर्टिकली। वर्टिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम पहले रेंज के फार्मूला को यूज करेंगे। तो रेंज का फार्मूला आपके पास आएगा वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब यहां पर उसने आपको जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि वो 100 मीटर अवे फेंक सकता है, तो ये उसकी मैक्सिमम रेंज है। ये उसकी क्या है, ये उसकी मैक्सिमम रेंज है। तो यहाँ पर आर मैक्स अगर आप लगाते हो तो ये वी आई स्क्वायर ओवर जी के इक्वल आ जाएगा। तो आपको आर मैक्स की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, वो 100 है। वो कितनी है, 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। अब वर्टिकल मोशन जब होती है तो वर्टिकल मोशन के अंदर आप हाइट को कैसे कैलकुलेट करते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वहाँ प्रेजेंट होती है, लेट से जो वी है, और मैक्सिमम हाइट पे जब पहुँचते हो तो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो के इक्वल। हाइट आपने कैलकुलेट करनी है, थर्ड इक्वेशन को यूज कर लें। तो ये आपके पास आएगा 2gh इज इक्वल टू वी एफ जीरो है माइनस वी आई स्क्वायर, और यहाँ जी भी नेगेटिव होगा क्योंकि अपवर्ड जा रहे हो। नेगेटिव नेगेटिव से नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो एच किसके इक्वल आया, वी आई स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स जी। वी आई स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स जी। तो ये आपको वी आई स्क्वायर ओवर जी की वैल्यू पता है कितनी है, 100। तो इसको वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आपका दिल है कि यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो तब भी कर सकते हो, और उसको वहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की 100, और 100 डिवाइड होगा 2 से, तो दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। कई बच्चे इस क्वेश्चन को इस शॉर्टकट से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आर मैक्सिमम 4 टाइम्स हाइट के इक्वल है और हाइट आर मैक्सिमम डिवाइड बाय 4 के इक्वल है, और उनका आंसर गलत आता है, वो 25 आ जाता है। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन तब अप्लाई इससे होता है जब आपकी हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन वाली होती, तो यहां पर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। हर केस में हाइट रेंज के इक्वल नहीं होती, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है या कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके मुताबिक फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन है, फिर वर्टिकल मोशन है, तो उन दोनों को कंपेयर किया हुआ है। तो हाइट रेंज वाले फार्मूला को अप्लाई करके वेलोसिटी फाइंड की, फिर हाइट वाले फार्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लिया। फिगर शोज 4 पाथ फॉर अ किक फुटबॉल ignoring the effect of air on the flight. Rank the path according to their initial horizontal velocity component, highest first. हमें 4 पाथ गिवन है एक फुटबॉल के। हमने क्या करना है, हमने उनको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हाईएस्ट फर्स्ट लिखा हुआ है ना, तो हाईएस्ट फर्स्ट का मतलब होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा लाइक दिस। अब किस केस में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है, देखो रेंज का फार्मूला क्या है,
रेंज का फार्मूला वी आई स्क्र साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब काम ये करें कि साइन 2 थीटा को ब्रेक करें। साइन 2 थीटा को ब्रेक करेंगे तो उसका मतलब होगा ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। अब क्या मैं इस फार्मूला को यूं लिख सकता हूं कि वी आई स्क्र को अलग-अलग लिख दूं दो दफ़ा। एक दफ़ा वी आई को लिख दूं साइन थीटा के साथ और एक दफ़ा वी आई को लिख दूं कॉस थीटा के साथ डिवाइड बाय जी। और ये जो 2 है इसको स्टार्ट में लिख दूं, लिख सकता हूं ना। अब इस लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? इसको ऐसे लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास ये जो वी आई साइन थीटा है ये वाई कॉम्पोनेंट आ गया और ये वी आई कॉस थीटा ये एक्स कॉम्पोनेंट आ गया। अब ये फार्मूला यूं लिखा जाएगा 2 टाइम वी आई वाई वी आई एक्स डिवाइड बाय जी। तो अब आपको रिलेशन मिल गया कि रेंज का ताल्लुक वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के साथ क्या है, वो डायरेक्ट है। तो हमें यही चीज चाहिए थी कि किसका एक्स कंपोनेंट जो है, इनिशियल एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट वो ज्यादा है। तो जिसकी बचे रेंज ज्यादा है उसकी वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू भी ज्यादा है। क्लियर? इस चीज को आप डायरेक्ट अगर करना चाहो तो आप यूं कर सकते हो, R इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। अब यूं कर लो, तब भी आपको ये पता चलेगा कि रेंज का ताल्लुक वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट से क्या है, वो डायरेक्ट है। तो रेंज किसकी ज्यादा है? 4 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का एक्स कंपोनेंट ज्यादा होगा। उसके बाद कौन आएगा? 3, उसके बाद 2 और सबसे एंड में कौन आएगा? 1। तो 4 3 2 1 कौन सी ऑप्शन है आपके पास? डेल्टा ऑप्शन। 2 bullets are fired simultaneously horizontally and with different speed from the same place. Which bullet will hit the ground first? 2 बुलेट्स हैं, उनको फायर किया गया है साइमल्टेनियसली डिफरेंट स्पीड से। एक ये हमारे पास गन लेट से और एक ये गन है, और यहां से आप 2 बुलेट्स को फायर करते हो सेम प्लेस। अब सेम प्लेस का मतलब क्या हुआ? सेम प्लेस का मतलब ये हुआ कि दोनों की जो हाइट है वो क्या है, वो सेम है विद डिफरेंट स्पीड। स्पीड डिफरेंट है, इसकी स्पीड फर्ज करो वी ए, इसकी स्पीड वी बी, और वी ए वी बी के इक्वल नहीं है। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट? कौन पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा? तो देखो बच्चे, हमारे पास ये है कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम का फार्मूला होता है वो √2h/g होता है। अब मुझे जरा देख के बताएं, इस फार्मूला में कहीं वेलोसिटी है? इस फार्मूला में कहीं वेलोसिटी है? नो। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की जो डिपेंडेंस है वो हाइट के ऊपर है। तो अगर हाइट दोनों की सेम है तो दोनों का टाइम भी क्या होगा? सेम। क्योंकि ये रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं, बोथ विल हिट साइमल्टेनियसली, चार्ली ऑप्शन आएगा। A particle A is projected from the ground with an initial velocity of 10 meter per second at angle of 60 degree with the horizontal. From which point H should another particle B be projected horizontally with velocity 5 meter per second so that both the particles collide in ground at point C if both are projected simultaneously? अब क्वेश्चन देखें, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को कंपेयर किया हुआ। एक पार्टिकल A है और एक पार्टिकल B है। पार्टिकल ए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, पार्टिकल बी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, और दोनों सेम पॉइंट पे हिट कर रहे हैं। मुझे बताएं, दोनों के सेम पॉइंट पे हिट करने का मतलब क्या है? दोनों की क्या चीज इक्वल है? अगर दोनों सेम पॉइंट पे हिट कर रहे हैं तो दोनों की क्या चीज इक्वल है? दोनों की रेंज इक्वल है। तो यहां पर आप कहोगे कंडीशन ये है कि दोनों की रेंज इक्वल है। आर ए इज इक्वल टू आर बी। इसको इक्वल करें, हाइट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है? अपने हाइट को कैलकुलेट करना है। अब ए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फार्मूला क्या होता है? वी आई स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी। और बी आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, और वहां रेंज का फार्मूला होता है वी आई एक्स इंटू टी। और जो ये फार्मूला वी आई एक्स इंटू टी, इसमें टी किसके इक्वल है? इसमें टी √2h/g के इक्वल है। तो ये फार्मूला बन गया। अब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब यहां पर ए की वेलोसिटी आएगी, तो ए की वेलोसिटी कितनी है? 10। तो यहां 10 का स्क्वायर। ए का एंगल कितना है? 60। तो यहां 2 टाइम 60 डिवाइड बाय 10। ये बी की वेलोसिटी है, और बी की वेलोसिटी कितनी है? 5।
हाइट आपने कैलकुलेट करनी है और जी की वैल्यू क्या है, वो 10 है। अब पहले तो ये काम करें कि जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल करें। ये स्क्वेयर इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा, 2 इंटू 60 ये 120 बन जाएगा। तो सॉल्व करने से आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 2 साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h ओवर 10। अब साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, जो पहला हमने सबसे पहले यूनिट किया था बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन 120 साइन 150 या कॉस 120 कॉस 150 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। इसका तरीका ये होगा कि साइन 120 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 पे चेंज किस में हो जाता है, कॉस में, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 30। साइन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और कॉस 30 क्या होता है, अंडर रूट 3/2, तो ये कॉस 120 की वैल्यू है। तो साइन 120 की जगह पर आपके पास आ गया अंडर रूट 3/2, और राइट साइड पर है अंडर रूट 2h ओवर जी, ये 2 से कैंसिल हो गया। अब बारी है स्क्वेयर लेने की, जब दोनों साइड पे स्क्वेयर लोगे तो 3 इक्वल आएगा 2h ओवर 10। ये जी मैंने लिख रहा, इसको 10 लिखता हूँ। क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके पास अब सॉल्व हो चुका है। 2 इंटू 5 10 एंड 5 इंटू 3 15, तो 15 मीटर आपका राइट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। तो कई दफ़ा क्वेश्चन पढ़ के हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, 4 लाइनों का क्वेश्चन आ गया, लेकिन उस क्वेश्चन में से जब हम कंडीशन को निकाल लेते हैं तो आगे सोल्यूशन बड़ा मज़े का होता है। एक एक स्टेप करने में हमें पता चल रहा होता है कि ठीक है हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा सामने आपके, कि हमने एक एक स्टेप किया, चीज़ें कैंसिल आउट होती गई, इन द एंड हमारा आंसर आ गया जो 15 मीटर है। कंसिडर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ, ये किसकी मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास वेलोसिटी के y कंपोनेंट का ग्राफ है। क्योंकि जब हम वेलोसिटी के y कंपोनेंट की बात करते हैं तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट पहले डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर हम जानते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट आपका मैक्सिमम हाइट का है जहां पर आपकी वेलोसिटी 0 हो गई है, और ये आपके पास नेगेटिव वेलोसिटी है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक अगर आपके पास बॉडी अपवर्ड जा रही है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट पॉजिटिव है। मैक्सिमम हाइट के ऊपर y कंपोनेंट नहीं होता और उसके बाद दोबारा बॉडी डाउनवर्ड आती है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिक्रीज करता है। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिक्रीज करेगा, यहाँ वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और फिर वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंक्रीज होगा लेकिन नेगेटिव के साथ। तो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये इसका आंसर होगा। Which of the following is the graph between height of projectile and time when it is projected from the ground? अब इनमें से हमारे पास कौन सा ग्राफ जो है वो हाइट और टाइम का है। अब ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हाइट आपके पास होती है ये आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर हाइट के इक्वल है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पहले इंक्रीज करती है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज करती है, फिर मैक्सिमम हाइट अचीव होती है, फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करती है, तो पैराबोलिक ग्राफ बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, चार्ली। A body is projected with initial velocity of 8i plus 6j meter per second. The horizontal range is, एक बॉडी को हमने 8i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल रेंज की हमारे पास वैल्यू क्या होगी। अब रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज का फार्मूला है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। बच्चे यहाँ स्टक हो जाते हैं कि क्या करें, हमें तो वैल्यू कोई नहीं गिवन, हमें तो ना यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है ना साइन 2 थीटा की वैल्यू गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर इसको ब्रेक करना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में ब्रेक किया था कि आपने साइन 2 थीटा को लिखना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर vi स्क्वायर को साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ सेपरेटली लिख दो,
जब सेपरेटली लिखोगे तो ये आएगा 2 टाइम वी आई साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। एक दफ़ा वी आई कॉस थीटा और एक दफ़ा वी आई साइन थीटा। अब वी आई साइन थीटा वी आई कॉस थीटा ये आपको पता है, ये वेलोसिटी के वाई और एक्स कॉम्पोनेंट है, ये वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट, यहाँ वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय जी। और यही बात हमें यहाँ भी गिवन है, ये वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट है और ये वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट कितना है, वो 6 है। साइन का ख्याल रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव वो देख लीजिएगा। वेलोसिटी का जो वाई कॉम्पोनेंट हमारे पास 6, एक्स कितना है 8 डिवाइड बाय जी वो क्या है, वो 10 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या आपके पास इसका आंसर आ रहा होगा? अब मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 2 96 एंड 96 डिवाइड बाय 10 9.6 मीटर। Correct option is alpha. Galileo writes that for angle of projection of projectile at angle 45 plus theta and 45 minus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio of, and angle is lesser than or equal to 45. अब यहाँ पर वो कहता है कि गलीलियो के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो एंगल हो, एक एंगल 45 प्लस थीटा हो और दूसरा एंगल 45 माइनस थीटा हो, तो इन पे हॉरिजॉन्टल रेंज की रेशो क्या आएगी। ये आपके पास पंजाब की बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल भी है और ये बेसिकली वो न्यूमेरिकल गलीलियो की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। ये 45 प्लस थीटा और ये 45 माइनस थीटा ये कंडीशन है, क्योंकि जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करो थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा लिखा जाएगा। तो ये थीटा थीटा से कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव तो 90 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा होंगे, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो 90। और जब दो एंगल्स का सम 90 हो तो हम जानते हैं कि उन पे रेंज की वैल्यू क्या होती है, वो इक्वल होती है। उन पे रेंज की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। और अगर रेंज की वैल्यू इक्वल तो यहां रेशो क्या बनेगी, 1:1। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। Two projectile A and B thrown with a speed in the ratio 1:√2 acquired the same height. If A is thrown at angle of 45 degree with the horizontal, the angle of projection of B will be. अब क्वेश्चन को पढ़ें कि दो प्रोजेक्टाइल हैं A और B, उनकी जो स्पीड की रेशो है 1:√2। इसका मतलब VA रेशो VB इज इक्वल टू 1:√2 और दोनों सेम हाइट एक्वायर कर रहे हैं। इसका मतलब हाइट दोनों की इक्वल है, HA इज इक्वल टू HB। अगर A का एंगल 45 है तो पूछा ये गया है कि बताएं B का एंगल क्या होगा। अब जो क्वेश्चन है आपने स्टेटमेंट को पढ़ के उसको लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप लोग जो कंडीशन उसको सॉल्व करो, हाइट का फार्मूला पुट करो। हाइट होती है V² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मैंने इसको लिख दिया। अब क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है, उसको कैंसिल आउट करो। आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2g से कैंसिल होगा और कोई भी चीज़ आपके पास यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगी, क्योंकि बाकी चीज़ें इक्वल नहीं हैं। अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, A की वेलोसिटी और B की वेलोसिटी। A की 1 है तो B की √2, तो यहाँ 1 आ जाएगा। एंगल A का कितना है 45, तो साइन 45 स्क्वायर लेना नहीं भूलना, ये स्क्वायर है। B की वैल्यू क्या है √2 होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास एंगल B वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर ले लिया, √2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया और ये आ गया साइन थीटा B होल स्क्वायर, साइन थीटा B होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट यहां पर ये होगा कि आपने लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ले लिया। अब लेफ्ट साइड पे आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास आ गया 1/2। लेफ्ट साइड पे जब आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या बन गया, वो 1/2 बन गया। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम साइन
थीटा बी होल स्क्वायर। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू साइन थीटा बी होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट लें। जब स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो बच्चे 1/4 का अंडर रूट क्या बनेगा 1/2, तो ये आ गया साइन थीटा बी। अब लास्ट स्टेप इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, ये आपका 30 डिग्री होता है। अगर अंडर रूट 3/2 होता फिर 60 होता, 1/2 आपका 30 डिग्री होता। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल है सेकंड का वो कितना है, वो 30 डिग्री है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगी, वो चार्ली होगी। तो साइन और कॉस की वैल्यूज़ हैं, अगर वो पता है तो इन्वर्स लेना मुश्किल नहीं होता। तो साइन इन्वर्स 1/2 का मतलब क्या है कि किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2, तो वो 30 पे, तो राइट ऑप्शन 30 डिग्री होगी।